तो कुछ नहीं लिख रखा। करते हैं एडीमा। एडीमा बेसिकली क्या है? एबनॉर्मल एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज एडीमा। मतलब एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होना, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में और बॉडी कैविटीज़ में, उसको एडीमा बोलते हैं। इसमें क्या होती है? सेलुलर स्वेलिंग होती है। सेल्स के अंदर क्या होता है? एक्यूमुलेट एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। पैथोजेनेसिस अगर इसकी देखें तो ये क्या है? 2/3 वाटर इंट्रासेलुलर, 1/4 इंटरस्टिशियल एंड 1/5 ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। मतलब इतना वाटर भर जाता है, ठीक है। मतलब उसका जितना भी इंट्रासेलुलर स्पेस है उसका 2/3 अगर वाटर भर जाए, ठीक है। अगर 1/4 इंटरस्टिशियल जितना स्पेस है उसके 1/4 वाटर भर जाए, या 1/4 1/5 ब्लड प्लाज्मा के वाटर भर जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एडीमा बोलते हैं कि इसको एडीमा हो गया, ठीक है। तो जब एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज एडीमा, ठीक है। एडीमा बेसिकली क्या है? रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन फोर्सेस दैट टेंड टू मूव फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट इनटू इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट और फ्लूइड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? एडीमा बेसिकली एक फोर्स का रिजल्ट है, ठीक है। जो क्या मतलब एक फोर्स जनरेट होती है इसके अंदर, जो क्या करती है, जो इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट है ना, उससे निकाल के फ्लूइड को वो बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भर देती है, ठीक है। मतलब एक फोर्स जनरेट होती है, वो उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो द एक्सचेंज बिटवीन इंट्रावस्कुलर एंड इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट इज गवर्नड बाय स्टार्लिंग फोर्सेस, ठीक है। और उन फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं? स्टार्लिंग फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अंदर से फ्लूइड निकाल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भरना एक फोर्स के द्वारा, उस फोर्स के वजह से एडीमा होता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस बेसिकली किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? दो अपोजिट फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। अब देख, एक नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस है, एक तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो देख, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये एक नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो जब मान ले एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, इस वजह से क्या होता है? एडीमा होता है, ठीक है। एक स्टार्लिंग फोर्सेज आ जाती हैं जो क्या करती हैं? अंदर से इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट से निकाल के ब्लड कह रहा हूँ सॉरी, फ्लूइड को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भर देती है, ठीक है। अगर अपन इसको एटियोलॉजीज की देखें तो इंक्रीज क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, अब तो सिंपली देख, हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर या फ्लूइडी चीज़ के लिए जो प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे कुछ जनरल या लोकल पैसिव हाइपरीमिया हुआ, ठीक है। अपन ने पढ़ा था हाइपरीमिया कि में, अभी देख अपन ने पढ़ा था पैसिव हाइपरीमिया में क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल जनरल या लोकल पैसिव हाइपरीमिया का एग्जांपल है, मतलब लिक्विड बढ़ने की वजह से, डाइल्यूशन होने की वजह से क्या हो गया? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से एडीमा हो, ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया। एक है रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अगर किसी कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडीमा इन डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल में एडीमा का कारण क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है इसमें? एक्सेस लॉस और रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली एल्ब्यूमिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो एडीमा का है डोमेस्टिक एनिमल में, वो यही होता है, रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है? एक्सेस लॉस हो जाना प्लाज्मा प्रोटीन का, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, जिसमें मेनली क्या होता है? हमारा एल्ब्यूमिन आता है, ठीक है। मेनली क्या आता है इसमें? एल्ब्यूमिन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है? कॉन्टीन्यूस लॉस होता है ब्लड का, रीनल लेजन्स बन जाते हैं, हिपैटिक डिसीज़ हो जाती है, इनसफिशिएंट इनटेक होता है, ठीक है। तो ये सब कारण हैं। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम। अगर कैपिलरी एंडोथेलियम की परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाए तो इस वजह से भी क्या है? हमें एडीमा हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है। सोडियम रिटेंशन, अगर सोडियम बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेस कंजप्शन होगा एंड रिड्यूस्ड यूरिनरी इनटेक होगा,
मतलब यूरिनरी इनटेक कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस वजह से भी मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या करेगी, बॉडी में वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी वाटर का, ठीक है, लिक्विड का। इस वजह से क्या हो गया, हमें एडिमा होगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल, सोडियम रिटेंशन, ठीक है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम, रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर और इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। अभी अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो पार्ट कैसा होता है, स्वोलन होता है, वेट इंक्रीज हो जाता है, स्मूथ होता है, ठीक है, पिट्स ऑन प्रेशर, ठीक है, स्मूथ होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो इंटर सेलुलर स्पेसेस आर वाइडेंड। इंटर सेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, वाइडन हो जाते हैं, मतलब दो सेल के बीच का स्पेस क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। फ्लूइड स्टेन मोर पिंक, ठीक है, फ्लूइड कैसा स्टेन करता है, पिंक। टाइप बेस्ड ऑन कॉजेज, इसमें क्या है, टाइप्स बेस्ड ऑन कॉजेज, ठीक है। एक तो होता है इन्फ्लेमेटरी एडीमा, ठीक है, एक होता है कार्डियक एडीमा, एक होता है रीनल एडीमा, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी एडीमा कैसा होता है, एक कार्डियक एडीमा और एक रीनल एडीमा, ठीक है। तो रीनल एडीमा क्या होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। रीनल एडीमा में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जो ग्लोमेरुलर जो रीजन है उसमें क्या होना, डैमेज होना ग्लोमेरुलस का, ठीक है। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। दो कारण होते हैं, डैमेज टू ग्लोमेरुलर और इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो डैमेज टू ग्लोमेरुलर में क्या होता है, एल्ब्यूमिनूरिया होता है, एल्ब्यूमिन बढ़ जाता है, इडीमा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओलिगूरिया होता है, एनूरिया होता है। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें एक सब एक्यूट नेफ्राइटिस भी होता है जिसको नेफ्रोसिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। एक क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है जिसके अंदर क्या होता है, हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर, सीवीसी एंड देन एडीमा। सीवीसी क्या होता है, 3 एडीमा होते हैं, इन्फ्लेमेटरी, कार्डियक और रीनल। रीनल में एक एक्यूट होता है, एक सब एक्यूट होता है, ठीक है, एक क्रोनिक होता है, ठीक है। कि एक्यूट तो बेसिकली डैमेज हो ग्लोमेरुलस को, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन बढ़ जाएगा, एल्ब्यूमिनूरिया हो जाएगा, ठीक है। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर की तरफ फ्लूइड बढ़ेगा, उसमें ओलिगूरिया हो जाएगा। ओलिगूरिया देख, अगर अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मतलब फिर जो यूरिन निकलना होगा ना वो निकलेगा कम, अंदर ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हैं। तो इस वजह से ओलिगूरिया या एनूरिया हो जाएगा, ठीक है। सब एक्यूट में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सब एक्यूट नेफ्राइटिस में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्रोनिक में क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर होता है और एडीमा होता है। अब ये मुझे नहीं पता हाइपरटेंशन कैसे होता है, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर आ जाता है, बीपी बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट है हंगर फेमाइन, ठीक है, या फिर वार, उसमें भी एडीमा हो जाता है। अगर कुछ काफ़ी दिन तक खाएगा नहीं तो बॉडी में वाटर इकट्ठा हो जाता है, पेट बड़े हो जाते हैं, बाकी बॉडी वीक हो जाती है। एडीमा ऑफ लंग्स हो गया, कार्डियक फेलियर, रीनल लेजेंस, ठीक है। एडीमा ऑफ लंग्स में क्या है, कार्डियक फेलियर और रीनल लेजेंस। कैचेटिक एडीमा हो गया, मिक्स एडीमा हो गया, क्रोनिक थायराइड डेफिशिएंसी, ठीक है, पैरासिटिक एडीमा हो गया, एंजियोन्यूरोटिक एडीमा हो गया, ब्रिस्केट एडीमिया डिसीज़ हो गई। जो एंजियोन्यूरोटिक एडीमा होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी टू एलर्जन होता है, मतलब एलर्जन की वजह से क्या होता है वो एडीमा हो जाता है, एंजियोन्यूरोटिक एडीमा।